हेलो एंड नमस्ते दोस्तों, आपका बहुत-बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। तो हम लोग आईएएस का जो प्रीलिम का पेपर जो है वो डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हम लोग 2021 का डिस्कस कर चुके हैं और 2020 का 2 लेक्चर डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने 1 से लेके 25 तक और 26 से लेके 50 तक के क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। अब जो नेक्स्ट जो आज का जो वीडियो है हमारा, उसमें हम लोग 51 से लेके 75 तक के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और इसको इस तरीके से हम लोग डिस्कस करते हैं कि इसको पढ़ते हुए, इसको समझते हुए हम लोग कैसे अपनी तैयारी को और भी टू द पॉइंट ले जाएँ, ताकि हम क्वेश्चंस को एक तरह से विजुअलाइज़ कर सकें और उन्हीं को उसी तरीके से पढ़ाई कर सकें, बिल्कुल टू द पॉइंट नोट्स बना सकें। इस हिसाब से हम लोग इस जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं हम लोग उसको देखते हैं। तो चलिए, जो 51 नंबर क्वेश्चन है वो ये है, विद रेफरेंस टू फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड इट्स मेजर कैरेक्टरिस्टिक। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है, एफडीआई से लेकर सवाल है। तो अब जानते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इधर बहुत ही हाल फिलहाल के जो वर्ष रहे हैं उसमें बहुत ही न्यूज़ में रहे हैं। तो उसके चलते ये बहुत ही प्रोमिनेंट रूप से न्यूज़पेपर्स में आता रहा है, जिसके चलते ये क्वेश्चंस हमें देखने को मिल रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसमें जो एफडीआई से लेके इम्पोर्टेंट जब पूछा गया तो हम लोग को ये समझ में आ गया कि एफडीआई जो है वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और इसमें देखिए, अब जब हम लोग इसका जो ऑप्शंस देख रहे हैं, तो पहला ऑप्शन है, इट इज़ द इन्वेस्टमेंट थ्रू कैपिटल इंस्ट्रूमेंट्स इसेंशियली इन ए लिस्टेड कंपनी। तो यहाँ पर बोला जा रहा है क्या है कि ये इन्वेस्टमेंट है कैपिटल इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू एक लिस्टेड कंपनी में। तो इस तरह के जो ऑप्शन दिए गए हैं, इनसे ये पता चलता है कि ये इसने एफडीआई का एक तरह से मतलब समझने की बात यहाँ पर बोली जा रही है कि क्या आप एफडीआई के बारे में जानते हैं? तो यहाँ पर बोला जा रहा है, क्या ये एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जो कि एक लिस्टेड कंपनी में की जाती है और ये कैपिटल इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू होते हैं। तो इससे हमें ये पता चलता है, इट इज़ लार्जली नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल फ्लो। दूसरी लाइन में ये बोला जा रहा है कि क्या एक लार्जली नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल फ्लो है। तो इस तरीके से जो भी ऑप्शंस आप इसमें देख रहे हैं, तीनों चार ऑप्शन, उससे ये पता चलता है कि हमें इसका डिफिनेशन पता होना चाहिए। डिफिनेशन का मतलब इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है, एफडीआई का मतलब क्या है। तो जब तक हम इस चीज़ को समझेंगे नहीं, तब तक इस तरह के क्वेश्चंस का आंसर हम लोग नहीं दे पाएंगे। तो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि हम लोग जब भी अपने बेसिक जो बुक होते हैं उसको जब पढ़ें, तो उसमें जो टर्म्स आते हैं उसको अच्छे से हम लोग समझ सकें, सिर्फ न रटने की बात आए बल्कि उसको समझ भी लें, ताकि उसको हम जो क्वेश्चन जो भी एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं उनको हम अच्छे से उसको आंसर दे पाएँ। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू द इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ इंडिया एट प्रेजेंट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट। तो इंडिया के इंटरनेशनल ट्रेड को लेकर क्वेश्चन पूछा गया है। तो हम लोग जानते हैं कि इधर इंडिया के जो इंटरनेशनल ट्रेड है उसमें बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ हुई है। चाहे हम चाइना को लेकर बात करें या फिर यूएस को लेकर बात करें, तो हमारा जो ट्रेड है वो बढ़ता जा रहा है। और हम कई सारे देशों के साथ एफडीआई भी जो डील है वो कर रहे हैं। एफटीए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो होते हैं उस वो हम लोग साइन कर रहे हैं, ताकि हम लोग मुक्त व्यापार के जरिए ज़्यादा से ज़्यादा व्यापार को बढ़ा सकें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे लोगों को रोज़गार मिले और ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो। तो उसके लिए ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसमें पहला जो ऑप्शन है ये है, इंडियाज मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स आर लेस दैन इट्स मर्चेंडाइज इम्पोर्ट्स। तो मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स को लेके यहाँ पर बोला गया और मर्चेंडाइज इम्पोर्ट्स को लेके कि इनमें से कौन ज़्यादा है, आपको ये पता होना चाहिए। दूसरा बोला है, इंडियाज इम्पोर्ट्स ऑफ आयरन एंड स्टील केमिकल्स फर्टिलाइजर्स एंड मशीनरी हैव डिक्रीज्ड इन रिसेंट ईयर्स। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि जो इंडिया के जो आयरन और स्टील के जो इम्पोर्ट हैं, साथ साथ जो केमिकल फर्टिलाइजर और मशीनरी के जो इम्पोर्ट है वो घटे हैं। तीसरा है कि इंडियाज एक्सपोर्ट्स ऑफ सर्विसेज आर मोर देन इट्स इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज। तो बोला जा रहा है कि जो सर्विसेज का एक्सपोर्ट इंडिया करता है उससे वो ज़्यादा है सर्विसेज के इम्पोर्ट से। आगे बोला जा रहा है कि इंडिया सफर्स फ्रॉम एन ओवरऑल ट्रेड या करंट अकाउंट डिफिसिट। तो बोला जा रहा है कि इंडिया के पास जो टोटल मिला के अगर हम व्यापार इसका देखें इंडिया का, तो वो करंट अकाउंट डिफिसिट में जाएगा। तो क्या इस तरीके से ये हम लोग इसको कैसे इसको हल करेंगे? तो उसके लिए हमें ये जानना चाहिए कि जो भी आंकड़े आते रहते हैं, जो न्यूज़पेपर्स में आते हैं या फिर करंट अफेयर मैगजीन होते हैं हमारे, उसमें जो भी आंकड़े आते रहते हैं ट्रेड से रिलेटेड, तो उसको हम लोग अच्छे से उसको नोट करना है। उसमें ये देखना है कि किन चीज़ों का इम्पोर्ट है जो बढ़ा है। जैसे यहाँ पर आयरन स्टील की बात करी जा रही है, फर्टिलाइज़र की बात की जा रही है, मशीनरी की बात की जा रही है, केमिकल्स की बात की जा रही है। तो हमें ये चीज़ देखना है कि किसकी जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट है वो बढ़ा है, किस देश के साथ इसका खास करके जो प्रमुख प्रमुख देश हैं उनके बारे में हमें देखना है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अगर साइन होता है तो उसमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल है उसके बारे में हमें ध्यान रखना है।
अगर कोई एग्रीमेंट साइन हो रहा है जैसे कि RCEP है या फिर और भी कोई फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है या फिर कोई भी दूसरा बायलैटरल एग्रीमेंट है, तो उसमें किन चीज़ों को लेके उसमें जो बाधाएं आ रही हैं और उनका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, किन सेक्टर पर पड़ेगा, तो ये सारी चीज़ें हमें ध्यान में रखनी होगी। तो इस क्वेश्चन से हमें ये समझ में आता है। नेक्स्ट हम लोग चलें तो 53 नंबर जो क्वेश्चन है वो ये है, द टर्म वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट समटाइम फाउंड इन न्यूज़ रिफर्स टू ए ग्रेड ऑफ। तो यहाँ पर टर्म को लेकर क्वेश्चन है वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट। तो हम जानते हैं कि जो ये टर्म है, तो टर्म को लेके यूपीएससी जो है वो अक्सर क्वेश्चंस पूछते रहती है। तो मैंने आपको पिछले वीडियो में, सारे वीडियोस में जो जो क्वेश्चन जब भी आए हैं इस मामले में, तो मैंने आपको बताया है कि जब भी टर्म के क्वेश्चंस आए तो आपको उसको अच्छे से समझना है कि वो टर्म किस चीज़ से रिलेटेड है, क्या वो डिफेंस से रिलेटेड है या फिर इकोनॉमी से रिलेटेड है, और वो टर्म का मतलब क्या है, उसका इम्पैक्ट क्या होने वाला है, और किस चीज़ से वो बिलोंग करता है। ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, तब जाके हम इस तरह के क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। 54 नंबर को क्वेश्चन को देखें तो इन द कंटेक्स्ट ऑफ द इंडियन इकोनॉमी नॉन फाइनेंशियल डेब्ट इंक्लूड्स विच ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पर बोला जा रहा है इंडियन इकोनॉमी के कंटेक्स्ट में ये क्वेश्चन बनाया गया है कि नॉन फाइनेंशियल डेब्ट, इसमें से कौन कौन सी चीज़ें उसमें शामिल होती हैं नॉन फाइनेंशियल डेब्ट में। यहाँ पर 3 ऑप्शन दिए गए हैं जिसमें हाउसिंग लोन्स ऑन्ड बाई हाउस होल्ड्स, सेकेंड है अमाउंट्स आउटस्टैंडिंग ऑन क्रेडिट कार्ड्स, तीसरा है ट्रेजरी बिल्स। तो यहाँ पर 3 ऑप्शन दिए गए हैं और ये बोला जा रहा है कि नॉन फाइनेंशियल डेब्ट में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। तो इस तरह के जो क्वेश्चन जैसे नॉन फाइनेंशियल डेब्ट, तो अगर इसको आप अगर ऐसे तो करंट अफेयर्स में भी आने के इसके बहुत चांसेस हैं, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा आपको आसानी से मिल जाएंगे जो बुक्स होते हैं बेसिक, जैसे कि रमेश सिंह का हो गया या फिर और भी कोई दूसरी बुक है, तो उसमें ये जो बेसिक जो टर्म आपको मिला है नॉन फाइनेंशियल डेट, तो जब तक हम इसको अच्छे से समझेंगे नहीं तब तक इस तरह के क्वेश्चंस को आंसर नहीं दे पाएंगे। तो इन सब टर्म्स के डिफिनेशंस को तो याद रखना ही हमें, साथ साथ उसको समझना भी है कि आखिर इसका इम्पैक्ट क्या है। और जैसे कि रुपया गिरता है तो रुपये गिरने से कौन कौन से चीज़ें के दाम बढ़ सकते हैं, या फिर हमारे जो करंट अकाउंट डिफिसिट है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, हमारे फॉरेक्स पे क्या प्रभाव पड़ेगा, ये सब चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे बोला जा रहा है कि इन इंडिया वाई आर सम न्यूक्लियर रिएक्टर्स केप्ट अंडर IAEA सेफगार्ड्स वाइल अदर्स आर नॉट। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि कुछ जो इंडिया में न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं, तो उनमें से कुछ जो हैं वो IAEA जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी सेफगार्ड्स है उसके अंतर्गत रखे गए हैं, जबकि बाकी जो हैं वो नहीं रखे गए हैं। तो ऐसा क्यों है? तो इस तरीके के आपको अगर न्यूज़ में आपको सुनने को मिले जैसे कि IAEA के जो ऑफिशियल्स हैं वो अगर मान लिया हमारे यहाँ के जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं या रिएक्टर्स हैं उनकी जांच कर रहे हैं या फिर उनका मुआयना करने आए हैं, तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि आखिर वो कुछ ही रिएक्टर्स के पास क्यों गए हैं और क्यों कुछ के पास क्यों नहीं गए हैं, और ऐसा किस नियम के अनुसार होता है, और कौन से जो रिएक्टर्स हैं वो IAEA के अंदर आते हैं और कौन से नहीं आते हैं, और कौन से जो रिएक्टर्स हैं कौन से देश के द्वारा बनाया गया, किस राज्य में है और किस सीमा से लगते हैं, ये सारे हमको पता होनी चाहिए। सब क्या वो समुद्री कोस्ट पे हैं या फिर दूर हैं, ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, तब हम जाके प्रीलिम्स के क्वेश्चन का आंसर अच्छे से दे पाएंगे। विद रेफरेंस टू 56 नंबर क्वेश्चन पे चलें तो विद रेफरेंस टू ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर ट्रिम्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट। तो ट्रिम्स को लेके क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कि ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स ट्रिम्स, तो इसमें ये बोला जा रहा है कि इसको लेके कौन सी जो स्टेटमेंट्स हैं नीचे वो सही है गलत है। तो यहाँ पर 3 ऑप्शन दिए गए हैं कि क्वान्टिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस ऑन इम्पोर्ट्स बाई फॉरेन इन्वेस्टर्स आर प्रोहिबिटेड। यहाँ पर बोला जा रहा है कि इम्पोर्ट्स पे जो फॉरेन इन्वेस्टर्स के द्वारा जो इम्पोर्ट किए जाते हैं उसमें क्या कोई मात्रात्मक जो रिस्ट्रिक्शंस है वो लगाए गए हैं, यानी कि नंबर्स पे रिस्ट्रिक्शंस है, या फिर दूसरा नंबर ऑप्शन है दे अप्लाई टू इन्वेस्टमेंट मेजर्स रिलेटेड टू ट्रेड इन बोथ गुड्स एंड सर्विसेज। यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि क्या वो जो गुड्स और सर्विसेज दोनों के ट्रेड में जो इन्वेस्टमेंट मेजर्स हैं उन उस पर अप्लाई होते हैं। ये ऑप्शन तीसरा है कि दे आर नॉट कंसर्न विद द रेगुलेशन ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि वो लोग फॉरेन इन्वेस्टमेंट का जो रेगुलेशन है उससे वो उनको उस कोई सरोकार नहीं है। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्वेश्चन देखा ट्रिम्स को लेके, तो इसी तरीके से आगे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं जिसमें ट्रिम्स नहीं है तो ट्रिप्स हो सकते हैं और भी कोई टर्म हो सकता है। तो उसमें हमें ये चीज़ देखना है कि आखिर वो जो एग्रीमेंट है या फिर कोई जो टर्म है वो जो भी कॉन्टेक्स्ट में है उसके आपको बिल्कुल डिटेल पता होनी चाहिए कि आखिर ये किस चीज़ के बारे में है और किन किन क्षेत्रों के बारे में है और किन का क्या प्रभाव पड़ने वाला है। नेक्स्ट हम देखें तो 57 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो इफ़ द RBI डिसाइड्स टू अडॉप्ट एन एक्सपेंशनिस्ट मॉनेटरी पॉलिसी विच ऑफ द फॉलोइंग वुड इट नॉट डू।
तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि जो आरबीआई है वो अगर आरबीआई एक एक्सपेंशनिस्ट मॉनेटरी पॉलिसी अपनाती है तो उसमें वो कौन सा काम नहीं करेगी। तो यहाँ पर अक्सर हम लोग न्यूज़ में सुनते रहते हैं कि आरबीआई ने एक्सपेंशनिस्ट रुख अपनाया है या फिर इसके उलट उन्होंने रुख अपनाया है, तो उसके कारण क्या हो सकते हैं, उसके प्रभाव क्या होंगे, ये चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पर ये बोला जा रहा है ऑप्शन में कि कट एंड ऑप्टिमाइज द स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। जब तक हमें एसएलआर नहीं पता होगा तब तक हम नहीं समझ में आएगा कि आखिर होता क्या है, या फिर मॉनेटरी पॉलिसी हमें नहीं पता होगी तो नहीं पता हम इसका आंसर दे पाएंगे। साथ साथ जो एक्सपेंशनिस्ट जो वर्ड है यहाँ पर वो भी एक मामले में बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है कि उसको जब तक नहीं पता चलेगा तब लोग हम इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाएंगे। बिल्कुल छोटी छोटी चीज़ों को हमें समझ के चलना है, बिल्कुल समझदारी का यहाँ पर परिचय हमें देना है, तब जाके हम क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। साथ साथ यहाँ पर देखिए MSFR दिया हुआ है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट, फिर बैंक रेट का नाम है, रेपो रेट का नाम है। तो ये सब जो टर्म्स आ रहे हैं ना, यहाँ पर एसएलआर देखने को मिल रहा है, MSFR देखने को मिल रहा है, बैंक रेट देखने को मिल रहा है, रेपो रेट देखने को मिल रहा है। तो ये चारों जो टर्म है वो अपने आप में इम्पोर्टेंट है, और हमें लिए ये हमारा एक तरह से फ़र्ज बनता है कि हम इन टर्म्स को अच्छे से समझ लें, ताकि आगे अगर क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो हम लोग इसका जवाब अच्छे से दे सकें। नेक्स्ट यहाँ पे है 58 नंबर क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू द इंडियन इकोनॉमी आफ्टर द 1991 इकोनॉमिक लिबरेशन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो 1991 के जो इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन की गई थी इंडियन इकोनॉमी में, उसको लेकर सवाल है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो वर्कर प्रोडक्टिविटी है इंक्रीज इन अर्बन एरियाज वाइल इट डिक्रीज इन रूरल एरियाज। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो वर्कर की प्रोडक्टिविटी थी 2004-05 के प्राइसेस पे, तो वो अर्बन एरिया में बढ़ गई है जबकि रूरल एरिया में घट गई है। दूसरा में बोला जा रहा है कि द परसेंटेज शेयर ऑफ रूरल एरियाज इन द वर्क फोर्स स्टीडली इंक्रीज। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो रूरल एरियाज में जो परसेंटेज शेयर है वर्क फोर्स का वो लगातार बढ़ता जा रहा है। इन तीसरा ऑप्शन है इन रूरल एरियाज द ग्रोथ इन नॉन फार्म इकोनॉमी इंक्रीज। तो यहाँ पर तीसरे में बोला जा रहा है कि जो रूरल एरियाज में जो नॉन फार्म इकोनॉमी होती है, जो कि फॉर्म से रिलेटेड नहीं है, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग आप सोच सकते हैं, या फिर कोई पंचर की दुकान मान सकते हैं, या फिर और जैसे कि डेयरी तो नहीं, डेयरी तो फार्म एक्टिविटी में ही एक तरह से आ जाती है। और जैसे कि कोई भी एक तरह से आप सेवा ले सकते हैं, जैसे कि डॉक्टर का सेवा आप ले सकते हैं, जो सर्विस सेक्टर है वो। तो उसके बारे में पूछा जा रहा है कि क्या ऐसा हुआ है कि वहाँ नॉन फार्म एक्टिविटीज़ बढ़ी हैं। चौथा ऑप्शन है द ग्रोथ रेट इन रूरल एम्प्लॉयमेंट डिक्रीज। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो रूरल एम्प्लॉयमेंट में जो ग्रोथ रेट है वो घटी है। तो क्या ऐसा है? तो हमें एक तरीके से सिर्फ अभी की बातें हमें पता नहीं होनी चाहिए, जो भी इम्पोर्टेंट घटनाएं घटी हैं भारतीय इतिहास में, भारतीय आर्थिक इतिहास में, तो उससे क्यों क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है उसको हमें देखना चाहिए। और वैसे भी अभी चूँकि 20 साल पूरे हुए थे इसके इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के 1991 जो हुए थे, तो इसके चलते बहुत ही इम्पॉर्टेंट रूप से ये एडिटोरियल्स में कवर किया गया था। तो वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस तरीके जो मेजर घटनाएं होती हैं जिनके 50 साल पूरे हों, 20 साल पूरे हों, या 25 साल पूरे हों, और 100 साल पूरे हों, तो उनके बारे में हमें अच्छे से उसको रिवाइज कर लेना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे बोला जा रहा है जो क्वेश्चन नंबर है 59, इन टर्म्स ऑफ शॉर्ट टर्म क्रेडिट डिलीवरी टू द एग्रीकल्चर सेक्टर, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स डिलीवर मोर क्रेडिट इन कंपेरिजन टू शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स एंड रीजनल रूरल बैंक्स। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि DCCB क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स क्या होता है, साथ साथ शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स क्या होते हैं, और रीजनल रूरल बैंक्स क्या होते हैं। तो ये सारे टर्म्स जब तक हमें नहीं पता होंगे, साथ साथ जो शॉर्ट टर्म क्रेडिट डिलीवरी क्या होता है ये नहीं पता होगा, तब तक हम इस तरह के क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाएंगे। तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि जो ये टर्म्स जो इतने छोटे छोटे लगते हैं और बिल्कुल कॉमन से लगते हैं, जैसे कि RRB होते हैं या फिर शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक से हम अक्सर न्यूज़पेपर में पढ़ते भी है, लेकिन हम लोग उसको कभी सर्च नहीं करते कि आखिर ये हैं क्या। ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, जब तक हम इसको समझेंगे नहीं, उसके डिफिनेशन को नहीं जानेंगे, तब तक हम इंडियन इकोनॉमी को, उसकी वर्किंग को नहीं समझ पाएंगे। और हम जो अलग अलग तरह के इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जैसे कि रूरल बैंक्स हैं और फिर जो अर्बन बैंक्स हैं, कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, उसमें अंतर हम लोग नहीं कर पाएंगे। तो जब तक अंतर नहीं करेंगे तो इन तरह के क्वेश्चंस का आंसर देना बहुत ही मुश्किल होगा हमारे लिए। नेक्स्ट यहाँ पर बोला जा रहा है कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ DCCB इज टू प्रोवाइड फंड्स टू प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज़। यहाँ पर जो प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज़ है उसके बारे में हमें जानना, जब हम जानेंगे तब हमें समझ में आएगा। फिर साथ साथ जो DCCB है, मैंने आपको पहले ही बताया कि ये भी हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है। तो जो हमारे इंडियन इकोनॉमी में जो टर्म आते हैं ना, और जो भी जैसे कि बैंक्स के प्रकार हैं, या फिर इन्वेस्टमेंट के प्रकार हैं, फंड के प्रकार हैं, इन्वेस्टमेंट के प्रकार हैं,
तो हमें वो चीज़ जाननी है कि आखिर वो है क्या और उसमें क्या स्पेसिफिकेशंस हैं और ये दूसरे से अलग कैसे है। नेक्स्ट यहाँ पे बोला जा रहा है इन इंडिया अंडर साइबर इंश्योरेंस फॉर इंडिविजुअल्स विच ऑफ द फॉलोइंग बेनिफिट्स आर जनरली कवर्ड। यहाँ पर बोला जा रहा है कि इस साइबर इंश्योरेंस को लेकर सवाल है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि कौन कौन से इसके अंदर जो बेनिफिट है वो दिए जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक तरह से साइबर को लेकर हमारे सिलेबस में लिखा हुआ है साइबर इश्यूज ऑफ साइबर सिक्योरिटी एंड इट्स प्रिवेंशन। तो उसको लेके यहाँ पर सवाल पूछा जा रहा है। तो बिल्कुल सिलेबस से है लिंक और इसमें आप देखें क्वेश्चंस को तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि कॉस्ट ऑफ रिस्टोरेशन ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम इन केस ऑफ मालवेयर डिसरप्टिंग एक्सेस टू वंस कंप्यूटर। सेकेंड ऑप्शन है कॉस्ट ऑफ ए न्यू कंप्यूटर इफ सम मिसक्रिएंट विलफुली डैमेजेस इट इफ प्रूव्ड सो। तीसरा है कॉस्ट ऑफ हायरिंग ए स्पेशलाइज्ड कंसल्टेंट टू मिनिमाइज द लॉस इन केस ऑफ साइबर एक्सटॉर्शन। और चौथा है कॉस्ट ऑफ डिफेंस इन द कोर्ट ऑफ लॉ इफ एनी थर्ड पार्टी फाइल्स ए सूट। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि आप यहाँ पर डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया है कि साइबर इंश्योरेंस में आखिर क्या क्या कवर किया जाता है। तो इस तरह के क्वेश्चन को प्रिडिक्ट करना आसान नहीं होता, लेकिन आपको कहीं भी इस तरीके की क्वेश्चन या फिर आपको दायरा आपको या फिर एडिटोरियल पढ़ने को मिल जाए इसके बारे में साइबर इंश्योरेंस के बारे में या फिर कुछ यूनिक तरह का आपको टर्मिनोलॉजी मिल जाए जैसे कि साइबर इंश्योरेंस तो हमने भी थोड़ा सा यूनिकनेस लगता है हमें कि हमने आज तक इस तरह के कोई इंश्योरेंस सुना नहीं है। तो हमें थोड़ा सा जानना है कि आखिर वो क्या होता है उसके बारे में हमें थोड़ी क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, तब जाके हम इस तरह के क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे बोला जा रहा है 61 नंबर क्वेश्चन जो है इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसिडर्ड एज एम पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि कौन से जो है निम्न में से उनको पब्लिक इन्वेस्टमेंट माना जाता है एग्रीकल्चर में। तो एग्रीकल्चर में देखिए एग्रीकल्चर तो हमारे इंपॉर्टेंट सिलेबस का पार्ट ही है, लेकिन साथ साथ यहाँ पर देखा जा रहा है कि पब्लिक इन्वेस्टमेंट के रूप में इसमें सवाल पूछा गया है। तो पब्लिक इन्वेस्टमेंट क्या होता है वो जब तक हम नहीं जानेंगे तब तक इस तरह के सवाल हम लोग नहीं हल कर पाएंगे। तो इस तरीके से हमें जो प्रीवियस ईयर देखने से ये सवाल ये हमारे दिमाग को पता चलता है कि आखिर क्या चीज़ जो हम लोग नॉर्मली छोड़ देते हैं उसको कहाँ पे उसको फोकस करना है और कौन सी जो गैर जरूरी चीज़ें हैं और हम लोग उसको फोकस कर देते हैं और नहीं करना चाहिए। तो उस तरीकों उस चीज़ों को छांटने में मदद मिलती है हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करने से। नेक्स्ट यहाँ पे बोला जा रहा है 62 नंबर में व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ द टर्म इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इफ ऑफ ए फर्म इन इंडिया। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि अगर इंडिया में कोई फर्म है और उसमें इंटरेस्ट रेशियो कवरेज रेशियो की बात हो रही है तो उसका मतलब क्या है। तो यहाँ पर देखिए मैंने आपको पहले ही बताया कि कोई भी जो इकोनॉमी का टर्म है या फिर कोई भी टर्म है तो आपको उसको डिटेल में डिफिनेशन के साथ जानना चाहिए, उसके एप्लीकेशन जानने चाहिए, उसके प्रभाव जानने चाहिए, उसके कारण जानने चाहिए, कौन उसको लागू कर रहा है उसको जानना चाहिए। तो इस तरह की जो अप्रोच होगी हमारी पढ़ाई में तो हम लोग को एक्स्ट्रा मार्क्स समझने में मिलने में तो मदद मिलेगी ही, साथ साथ हमारी जो तैयारी है वो अच्छे से स्मूथली होगी और बिल्कुल टू द पॉइंट होगी। हमें ज़्यादा कुछ कवर करने की ज़रूरत नहीं होगी। हम कवर भी करेंगे हम लोग ज़्यादा दूर और बहुत सारी चीज़ कवर भी कर लेंगे तो उसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है सिर्फ वही कवर करेंगे, बाकी हम लोग उसको छोड़ देंगे। तो इस तरह से प्रीवियस से हमारे क्वेश्चन समझने में मदद करते हैं। नेक्स्ट 63 नंबर जो क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स पॉलिसीज वे आर अफेक्टिंग द प्राइस ऑफ राइस इन इंडिया इन द रिसेंट पास्ट। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि जो कौन सी जो फैक्टर्स हैं या पॉलिसीज हैं जो भारत में जो राइस की प्राइस है चावल की जो कीमत है उसको निर्धारित करती है। तो बिल्कुल जनरल सा क्वेश्चन है ये और जो भी इसको समझता होगा जैसे मिनिमम सपोर्ट प्राइस की क्यों दिया जाता है कैसे दिया जाता है उसका क्या प्रभाव पड़ता है कीमतों पे, वो जिसने समझा होगा। फिर गवर्नमेंट ट्रेडिंग कैसे करती है, गवर्नमेंट्स की स्टॉक पाइलिंग क्या होती है, कंज्यूमर सब्सिडीज़ क्या होती है, ये जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो इनको समझता होगा वो इस तरह के क्वेश्चंस का आसानी से आंसर दे जाएगा। तो बिल्कुल मैंने आपको पहले ही बताया था कि इन टर्मिनोलॉजीज़ को अच्छे से डिफिनेशन के साथ उसका मतलब समझते हुए हमें समझना है ताकि इस तरह के क्वेश्चन को आंसर अब दे पाएँ। 64 नंबर क्वेश्चन को देखें तो इसमें ये लिखा है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, जिसमें पहला है कि द वैल्यू ऑफ इंडो श्रीलंका ट्रेड हैज़ कंसिस्टेंटली इंक्रीज्ड इन द लास्ट डिकेड। यहाँ पर इंडिया और श्रीलंका के ट्रेड की बात की जा रही है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ बड़े बड़े देशों के साथ हमारा ट्रेड जो है वो हमारे लिए ज़रूरी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि श्रीलंका का भी एग्जाम्पल यहाँ पर है कि वहाँ के ट्रेड को भी लेके क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि वहाँ से लेके जो हमारा ट्रेड होता है श्रीलंका से वो लगातार बढ़ रहा है। तो हम जब तक इसको इस तरीके से नहीं पढ़ेंगे कि हमारे दो देशों के बीच में रिलेशन है और हमारा हम दोनों के बीच में ट्रेड घट रहा है या बढ़ रहा है और कौन सी बाधाएं हैं उस ट्रेड में, कौन से एग्रीमेंट साइन हो रहे हैं, ये सब हमें जब तक करंट अफेयर से हम टच में नहीं रहेंगे तब तक इन सब चीज़ों का आंसर देने में बहुत ही मुश्किल होगी हमें। नेक्स्ट यहाँ पे बोला जा रहा है कि टेक्सटाइल एंड टेक्सटाइल आर्टिकल्स कंस्टिट्यूट एन इम्पोर्टेंट आइटम ऑफ ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश।
तो हमें देखिए दो जब देशों के बीच में हमारी बात हो तो हमें ये चीज़ भी ध्यान रखना है कि कौन से दो देश हैं। जैसे इंडिया और श्रीलंका की बात करें तो इंडिया बांग्लादेश की बात करें, इंडिया चाइना की बात करें, तो हमें ये चीज़ देखनी है कि हम लोगों की जो ट्रेड के जो पैटर्न है उसमें सबसे ज़्यादा कौन सी चीज़ें इंपोर्ट की जाती है, कौन सी एक्सपोर्ट की जाती हैं, और उनसे हमारे जो इकोनॉमी कितना ज़्यादा प्रभावित होता है उनसे ट्रेड को लेके, वो हमें जानना चाहिए। ये क्वेश्चन देख के हमें समझ में आता है। नेक्स्ट बोला जा रहा है इन द लास्ट 5 years नेपाल हैज़ बीन द लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ इंडिया इन साउथ एशिया। देखिए मैंने आपको पहले ही बताया कि बायलैटरल या फिर रीजनल कोई भी लेवल पे आप देखें तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि स्पेसिफिकेशंस क्या हैं, डिटेल्स क्या हैं। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन हम लोग देखें तो 65 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स आर ऑल द 4 कंट्रीज मेंबर्स ऑफ G20। यहाँ पर बोला जा रहा है कि G20 हम लोगों ने नाम सुना है और इंडिया की जो प्रेसिडेंसी है अभी इंडिया को ही मिली हुई है G20 की प्रेसिडेंसी। तो उसमें ये बोला जा रहा है कि कौन से जो नीचे जो ग्रुप्स दिए हुए हैं उनके सब मेंबर जो हैं वो G20 के भी मेंबर है। तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि इस जो इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस होते हैं सिलेबस में जैसे लिखा हुआ है तो उसके जो मेन मेंबर्स होते हैं वो हमें पता होने ही चाहिए। लेकिन सब सारे ग्रुप्सिंग की बात नहीं की जा रही, बिल्कुल इंपॉर्टेंट जो है वो। जैसे G20 आप बोल सकते हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ग्रुप है। फिर आप UN बोल सकते हैं, या फिर आप बोल सकते हैं जो सार्क है, और जो हमारा बिम्स्टेक है, और जो रैट्स है, जो SCO है, ब्रिक्स है। ये सारी जो संगठन है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसके हमें ये पता होनी चाहिए कि कौन कौन से इसमें सदस्य राष्ट्र हैं और ये कितने एरिया में फैला हुआ है। ये सब बातें जो हैं वो हमें पता होनी चाहिए। नेक्स्ट बोला जा रहा है अंडर द किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम शॉर्ट टर्म क्रेडिट सपोर्ट टू इज गिवन टू फार्मर्स फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पर्पसेज। तो यहाँ पर बोला जा रहा है किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम को लेकर क्वेश्चन है। तो शॉर्ट टर्म क्रेडिट की भी बात हो रही है यहाँ पे। तो किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम अक्सर न्यूज़ में होती है। तो हमें ये जानना चाहिए कि किसानों के लिए जो भी स्कीम चलाई जा रही है वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। कोई भी पॉलिसी आ रही है जो कि किसानों को प्रभावित करती है, चाहे पराली की हो या इथेनॉल की बात हो या फिर किसान रेल की बात हो, ये सारी जो चीज़ें हैं वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। जैसे कि सॉइल हेल्थ कार्ड है, किसान क्रेडिट कार्ड की ही बात देख लें तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इन सारी चीज़ों को हमें बहुत ही डिटेल में समझना है, और खासकर जो एडिटोरियल्स कमेंट्स वगैरह आते रहते हैं इस मामले में तो उस पर हमें बहुत ही अच्छे से नज़र रखनी चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे बोला जा रहा है 67 नंबर क्वेश्चन की द वेटेज ऑफ फूड इन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इज हायर देन दैट इन होलसेल प्राइस इंडेक्स। तो इस क्वेश्चन से हमें ये पता चलता है कि हमारे लिए कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स ज़रूरी है और साथ साथ होलसेल प्राइस इंडेक्स भी ज़रूरी है पढ़ना। उसमें क्या पढ़ना है कि उसमें वेटेज देखनी है कि कौन सी चीज़ की कितनी वेटेज है। जैसे कि इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन IIP जो होती है उसके ऊपर भी सवाल आ चुके हैं। तो हमें बिल्कुल ध्यान देना चाहिए कि उसमें आखिर कौन कौन से जो चीज़ें हैं उनकी माप की जाती है और उनका प्रदर्शन कैसा रहा है, और कौन से उसमें रोजगार के कितने साधन उपलब्ध कराते हैं। ये सारी डाटा जो है वो हमें पता होनी चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे बोला जा रहा है 68 नंबर की मेकोंग, इधर रिवर का नाम दिए हुए हैं, इधर दिए हुए हैं फ्लोज इनटू। तो कोई भी रिवर है वो कहीं गिरती है तो उसके बारे में ये पूछा जा रहा है कि यहाँ पर ऑप्शन 4 रिवर्स का नाम दिया गया है और उनके सामने जो 4 सीज़ हैं उनके नाम दिए गए हैं। तो यहाँ पर मेकोंग के नाम है, थेम्स का नाम है, वोल्गा का नाम है, जाम्बेजी का नाम है। तो ये सारी जो नदियाँ हैं अगर आपने किताब पढ़ी होगी ज्योग्राफी के उसमें मिलते हैं ये नदियाँ का नाम। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप इसको याद रखें कि कौन सी नदी जो मैप पे देखते हुए उसको याद रखें कि कौन सी नदी कहाँ से निकली, कौन से देश से गुजर रही है और कहाँ जाके गिरती है। और साथ साथ जो ये आपको जो सी वगैरह जो न्यूज़ में रहते हैं अक्सर, जैसे कैस्पियन सी हो गई या स्वेज नहर हो गया या फिर आप डेड सी का नाम ले सकते हैं। तो इस तरीके जो सी है या फिर ओशियन है तो वो न्यूज़ में रहते हैं तो उनके आसपास के बॉर्डर कंट्रीज़ को देख लिया करें। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है 69 नंबर क्वेश्चन। इन द केस ऑफ ऑल सीरियल्स पल्सेस एंड ऑल सीड्स द प्रोक्योरमेंट एट MSP इज अनलिमिटेड इन एनी स्टेट या यूटी ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर बोला जा रहा है MSP को लेकर फिर से सवाल है। इसमें बोला जा रहा है कि जब खरीदी की जाती है MSP पे जितने भी अनाज हैं और दालें हैं और जो ऑयल सीड्स हैं तो वो अनलिमिटेड होती है किसी भी स्टेट या यूटी के द्वारा। तो क्या ये सही है? साथ साथ ये बोला जा रहा है कि दूसरे ऑप्शन में कि इन द केस ऑफ सीरियल्स एंड पल्सेस द MSP इज फिक्स्ड इन एनी स्टेट यूटी एट ए लेवल टू विच द मार्केट प्राइस विल नेवर राइज। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि जब भी किसी स्टेट या यूटी में MSP को फिक्स किया जाता है, जैसे कि दालें और अनाजों के केस में,
तो मार्केट जो प्राइस है वो ज़्यादा राइज़ नहीं करती है। तो क्या ऐसा सही है? तो हमें ये चीज़ देखना है कि एमएसपी में हम जब डिबेट्स वगैरह सुनते हैं या फिर डिस्कशन सुनते हैं तो उसमें बोला जाता है कि जैसे कि एमएसपी में अगर किसी चीज़ के दाम बढ़ा दिए गए, एमएसपी बढ़ा दी गई उसकी, तो उसका क्या फ़ायदे होते हैं, उसको एडिटोरियल कमेंट और आप जो न्यूज़ में डिस्कशन वगैरह में होते हैं, उसमें आप इसको आसानी से उसको नोट कर सकते हैं। वैसे करंट अफेयर मैगज़ीन भी कितने कवर करते हैं, लेकिन अगर आपको ध्यान से अगर अच्छी न्यूज़ चैनल को फॉलो करते हैं, तो आपको इन चीज़ों का जवाब वो है वो आसानी से मिल जाते हैं। नेक्स्ट है 70 नंबर क्वेश्चन जो है, विद रेफरेंस टू द इंडियन इकोनॉमी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो इंडियन इकोनॉमी को लेकर सवाल है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कमर्शियल पेपर इज ए शॉर्ट टर्म अनसिक्योर्ड प्रोमिसरी नोट। तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो प्रोमिसरी नोट है वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा एक तरह से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे क्वेश्चन प्रोमिसरी नोट पे आया है। यहाँ पर बोला जा रहा है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इज लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट इशूड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू ए कॉर्पोरेशन। यहाँ पर देखिए ये बोला जा रहा है कि कोई अगर जैसे कि फंड है या फिर कोई सर्टिफिकेट है या फिर कोई पेपर है, तो उस वो कैसा है, क्या वो शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म है, साथ साथ उसको लागू इशू कौन कर रहा है और किसको कर रहा है, ये सारी चीज़ें हमें इस क्वेश्चन में देखने को मिलती है कि ये चीज़ें हमें इस एंगल से पढ़नी चाहिए। आगे बोला जा रहा है कॉल मनी इज ए शॉर्ट टर्म फाइनेंस यूज्ड फॉर इंटर बैंक ट्रांजेक्शंस। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कॉल मनी को लेके कि जो कॉल मनी है क्या वो शॉर्ट टर्म फाइनेंस है जो कि इंटर बैंक ट्रांजेक्शंस के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट है जीरो कूपन बॉन्ड्स आर द हाई इंटरेस्ट बियरिंग शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स इशूड बाय द शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स टू कॉर्पोरेशंस। यहाँ पर जीरो कूपन बॉन्ड्स को लेकर सवाल है। तो यहाँ पर हम लोगों ने इस चीज़ को देखा तो हमें अच्छे से पता होना चाहिए कि जैसे बॉन्ड्स की बात हो गई या फिर मनी की बात हो गई, डिपॉजिट या फिर किसी भी तरह के पेपर की बात है, तो हमें ये चीज़ देखना है कि शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म वो कैसा है, शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म है, साथ साथ उसको इशू कौन कर रहा है, किसको कर रहा है और किस चीज़ में यूज़ होगा, ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन 71 नंबर। यहाँ पर टर्म दिए गए हैं और जो कि कल्चरल हिस्ट्री के टर्म्स है और फिर उसको वर्ड से पता करना है कि उसके किस चीज़ में इस्तेमाल किया जाता था। यहाँ पर परिव्रजका है और उसके बाद श्रमण है, उसके बाद उपासक है और बगल में उसके फिर रिनंसिएंट एंड वांडरर, प्रीस्ट विद द हाईएस्ट स्टेटस, लेफ फॉलोवर ऑफ बुद्धिज्म, ये चीज़ आपको देखने को मिल रहा है। तो हमें ये चीज़ जानना है कि जो ये टर्म्स है किसके लिए यूज हुए हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा आजकल सवाल पूछे जा रहे हैं यूपीएससी इस तरह के, तो हमें बिल्कुल पता होना चाहिए कि कौन से जो पीरियड है वो किस शासनकाल में कौन सी चीज़ किसके लिए उपयोग होती थी और उस समय के शासक कौन थे, किस वंश के शासक थे, ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। कौन से कालखंड की थी, ये हमें सब चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। नेक्स्ट है 72 नंबर क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू इंडियन एलिफेंट्स कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यहाँ पर इंडियन एलिफेंट्स को लेकर क्वेश्चन है। यहाँ पर बोला जा रहा है द लीडर ऑफ एन एलिफेंट ग्रुप इज ए फीमेल। द नेक्स्ट इज द मैक्सिमम gestation period can be 10 to 2 months. Next is an elephant can normally go on calving till the age of 40 years only. And next, among the states in India, the highest elephant population is in Kerala. यहाँ पर देखिए एलिफेंट को लेके क्वेश्चन है और इसमें देखिए आपको एलिफेंट को लेके बहुत ही डिटेल जानकारी मांगी गई है, जैसे कि क्या उसका लीडर जो होती है फीमेल होती है, साथ साथ क्या उसका gestation पीरियड 22 मंथ का होता है और 40 साल तक ही वो बच्चा जन्म दे सकते हैं, क्या वो उनकी जो सबसे ज़्यादा आबादी है वो स्टेट केरला में है। तो इस तरीके से क्वेश्चन जो पूछा जाता है उससे हमें ये पता चलता है कि हमें टाइगर वगैरह जो इंपॉर्टेंट स्पीसीज़ हैं या मोर की हो गई या फिर लायन की बात है, तो वो हमें अच्छे से पता होनी चाहिए कि किस राज्य में सबसे ज़्यादा हैं। उनके अगर gestation पीरियड को भी हम देख सकें तो बढ़िया होगी, उसकी अगर कोई स्पेशल क्वालिटी है तो वो देख ले तो अच्छा होगा। और उनकी प्रेगनेंसी पीरियड कितनी होती है वो हमें पता होनी चाहिए। तो इस तरीके से हमें तैयारी करनी होगी। नेक्स्ट यहाँ पे बोला जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटेक्टेड एरियाज आर लोकेटेड इन कावेरी बेसिन। तो यहाँ पर मैपिंग को से लेके सवाल है, साथ साथ जो नेशनल पार्क और जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है जो इंपॉर्टेंट है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहती है, तो उसके लेके सवाल यहाँ पर फिर से देखने को हम लोग मिल रहा है। तो कावेरी बेसिन को लेकर सवाल है कि कावेरी बेसिन में कौन कौन से प्रोटेक्टेड एरियाज आते हैं, तो ये बिल्कुल मैपिंग का क्वेश्चन है। तो जब तक हम लोग मैपिंग अच्छे से नहीं करेंगे तो इस तरह के क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाएंगे। साथ साथ यहाँ पर देखिए कावेरी बेसिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो हमें पता चल गया। साथ साथ जो नागरहोल है, पापीकोंडा नेशनल पार्क है, सत्यमंगलम है और वायनाड जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, ये हमारे इंपॉर्टेंट है। तो हम जब भी बेसिक्स पढ़ें तो इसके बारे में थोड़ा डिटेल में हमें जानकारी ले लेनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 74 नंबर का जो क्वेश्चन है वो ये है, विद रेफरेंस टू इंडिया बायोडाइवर्सिटी
सीलॉन, फ्रॉगमाउथ, कॉपरस्मिथ, बारबेट, ग्रे चिन्ड मिनीवेट एंड वाइट थ्रोट रेडस्टार्ट आर। तो यहाँ पर कुछ बर्ड्स और या फिर कुछ जीवों के नाम है। यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि वो कौन से जीव हैं, क्या वो बर्ड्स हैं या फिर प्राइमेट्स हैं, रेप्टाइल्स हैं या एम्फीबियंस हैं। तो हमें ये पता रखना चाहिए कि कोई भी जो बर्ड हो न्यूज़ में हो तो उसके बारे में हमें ये पता है होना चाहिए कि क्या वो बर्ड है या प्राइमेट है, रेप्टाइल है, एम्फीबियन है। ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए। साथ साथ ये पता होना चाहिए कि वो कौन से वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज या फिर प्रोटेक्टेड एरिया में सबसे ज़्यादा देखे जाते हैं, और उनके बारे में अगर कुछ स्पेशल जानकारी है तो वो भी हमें पता कर लेनी चाहिए। तो इस नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसके बाद हम लोग चलते हैं 75th नंबर क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग protected areas is well known for the conservation of a subspecies of the Indian swamp deer Barasingha that thrives well on hard ground and is exclusively graminevorous। यहाँ पर जो इंडियन स्वैम्प है बारहसिंगा जिसे बोलते हैं उसको लेकर सवाल है। यहाँ पर बोला जा रहा है कौन से जो पार्क है या प्रोटेक्टेड एरिया है जो कि इसके लिए बनाया गया है। यहाँ पर ये भी बोला गया है कि ये हार्ड ग्राउंड पे रहते हैं और साथ साथ जो ये घास खाने वाले होते हैं। तो कोई भी हमें स्पीसीज अगर न्यूज़ में हो तो उसके बारे में हमें जान लेना चाहिए कि वो किस तरह का खाना खाता है, जैसे कि क्या वो ग्रामनीवोरस है, कार्निवोरस है या हर्बीवोरस है। ये चीज़ हमें पता ही होनी चाहिए। साथ साथ वो किस तरह के ग्राउंड में रहता है और उसके रहने के लिए कौन सा प्रोटेक्टेड एरिया इंडिया में कंजर्व किया गया है। तो इस तरीके से हमें तैयारी करनी है। तो आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। आपको नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 76 से लेकर 100 तक का कवर करेंगे। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए नेक्स्ट मिलते हैं। जय हिंद।